बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने जो क्लास में बात खत्म की थी वो की थी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। मोस्टली हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी, एक दो प्रॉपर्टीज रह गई थी। मैं पहले तो जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली थी उनको रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद जो दो प्रॉपर्टीज रह गई थी उसको डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे जो आज के लेक्चर का क्रैमर्स रूल उसको डिस्कस करेंगे। जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट थी मैं क्विकली जरा दोबारा से एक दफा रिवाइज करवा देता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हमने जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो ये थी कि अगर किसी भी रो या कॉलम, अगर मैं कहीं रो बोल दूं तो इसका मतलब कॉलम भी इंक्लूडेड है, कहीं अगर मैं मिस कर दूं। इफ अ रो और कॉलम हैज ऑल जीरोस देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। एक हमने प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि अगर कोई भी रो या कॉलम उसके तमाम एलिमेंट्स जीरो हैं तो जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, दोबारा मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ रेडी चीजें हम पढ़ चुके हैं। जो सेकंड प्रॉपर्टी थी डिटर्मिनेंट की वो ये थी कि अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए, तमाम रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट किया जाए या कॉलम्स को रो में इंटरचेंज किया जाए, तो जो डिटर्मिनेंट होता है वो इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, डेल्टा फॉर डिटर्मिनेंट। एग्जांपल देख लेते हैं इस चीज की। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये एक प्रॉपर्टी हमारी रहेगी थी, इसलिए एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी प्रॉपर्टीज हमने भी एग्जांपल देखी थी। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है कि इफ ऑल द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, तो उस केस में डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4, इसके जो है एलिमेंट्स। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ इस मैट्रिक्स इसका, तो डिटर्मिनेंट क्या आता है, 4 × 1 4 -3 × 2, ये हो गया 6। सो डिटर्मिनेंट जो आता है मेरे पास वो आता है -2। ठीक है, और अगर इसी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज ले लूँ, ये डिटर्मिनेंट आ गया मेरे पास -2 के इक्वल। ठीक है, ये मैं इसको अलग यहाँ पे लिख लेता हूँ -2। अगर इसी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, ट्रांसपोज लेने से क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी थी ना इफ ऑल द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। तो ट्रांसपोज इसलिए ले रहा हूँ कि मेरी जो प्रॉपर्टी है कि अगर रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो वो ट्रांसपोज यही होता है कि रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाता है कॉलम्स में। सो अगर इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, उससे ये होगा कि जो मेरी ये रो है 1/2, ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, कॉलम में, तो ये आ जाएगा 1/1 और 2। सिमिलरली ये सेकंड रो है 3 4, ये भी क्या बन जाएगा, कॉलम। मैंने क्या किया, मैंने वो प्रॉपर्टी जो थी कि रोज एंड कॉलम, इफ ऑल द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, तो मैंने उसको इंटरचेंज कर दिया। अब मैं अगर इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ, ठीक है, इस वाले मैट्रिक्स का ए टी का, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा, वही 4 1 4, फिर ये 3 2 6 -6 इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2। तो ये डिटर्मिनेंट किसका लिया, इस ट्रांसपोज का लिया, उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज लिया है। तो ये यही प्रॉपर्टी है कि जो डिटर्मिनेंट होता है किसी भी मैट्रिक्स का वो इक्वल होता है उसके ट्रांसपोज, उस के मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट के ट्रांसपोज का। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। अच्छा, अब थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी थी हमारी वो ये थी कि अगर किसी भी रो या कॉलम को इंटरचेंज किया जाए, ये थी कि इफ ऑल द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। ठीक है, अब है इफ एनी रो और कॉलम जो है, इफ एनी रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज, जब, तो उसका जो डिटर्मिनेंट आता है हम बात कर चुके हैं, तो किसके इक्वल आता है, जो न्यू डिटर्मिनेंट आता है बेसिकली वो माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स आता है। मतलब अगर एक, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ एग्जांपल के साथ, इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रहा। तो ये प्रॉपर्टी थी कि इफ एनी रो और कॉलम जो है वो इंटरचेंज की जाए,
तब जो डिटर्मिनेंट होता है न्यू डिटर्मिनेंट वो माइनस नेगेटिव साइन के साथ डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इक्वल होता है। आप एग्जांपल मैं दे चुका हूँ, आप इसको दोबारा देख लीजिए। फिर जो फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि अगर दो रोज या कॉलम्स आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शनल हो तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। if any two rows or columns are identical or proportional then the determinant is equal to zero। इसकी भी विद एग्जांपल हमने देखी थी। प्रोपोर्शनल क्या था ये भी हमने डिस्कशन की थी क्लास में, प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, तो इस पे भी मैं दोबारा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी। फिर इसके बाद एक प्रॉपर्टी हमने जो फिफ्थ प्रॉपर्टी थी वो हमने क्या देखी थी कि जो डिटर्मिनेंट है उसको स्प्लिट भी किया जा सकता है। इफ अ रो और कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, तो हमने वो देखा भी था कि जो फर्स्ट रो थी उसमें दो टर्म्स थी, 1 + x 2 + y 3 + c, तो उसको हमने स्प्लिट भी किया था। और मैंने ये बताया था कि अगर दो रोज हों और उनमें एलिमेंट्स जो हैं वो मतलब सम हो टू या टू और मोर टर्म्स का, तो उनको इकट्ठा स्प्लिट नहीं किया जा सकता। इसमें भी बड़ी हमने डिटेल डिस्कशन की थी। तो ये प्रॉपर्टी क्या थी कि डिटर्मिनेंट को हम स्प्लिट कर सकते हैं इफ अ रो और कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स। ये प्रॉपर्टी भी हमने सिर्फ जो है ये डिटेल में देखी थी। दो प्रॉपर्टीज और जो रह गई थी, लेक्चर खत्म हो गया था, उस पर डिस्कशन करते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी जो थी डिटर्मिनेंट की, सिक्स प्रॉपर्टी जो डिटर्मिनेंट की है वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक डिटर्मिनेंट लिया मैंने, एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स है। मैं कहता हूँ जी इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो लेट्स सपोज इक्वल टू एक्स है, कोई भी नंबर जिसके भी इक्वल आता है। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल ये डिटर्मिनेंट एक्स के इक्वल आया, 40 हो सकता है 50 कुछ भी हो सकता है, आप चेक कर लें। मतलब एक मैट्रिक्स है ये, उसका अगर डिटर्मिनेंट एक्स के इक्वल है, अगर मैं इस मैट्रिक्स पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करूं इसकी रो के विद रिस्पेक्ट या इसके कॉलम के विद रिस्पेक्ट, जो न्यू डिटर्मिनेंट आएगा वो भी एक्स के इक्वल आएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी ये जो मैट्रिक्स मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इस पे ऑपरेशन अप्लाई करता हूं, लेट्स सपोज R1 में कर देता हूं। R1 को मैं कहता हूं R1 + R2 + R3। मैंने ये ऑपरेशन अप्लाई की इस मैट्रिक्स में, तो मेरा जो बेसिकली जो डिटर्मिनेंट अब मैंने लेना है, क्योंकि मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरी जो फर्स्ट रो है उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें रो 1 रो 2 एंड रो 3 तीनों ऐड करवाना पड़ेगा। सो यहाँ पे 1 + 4 + 7 कितना हो गया, 12। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ऑपरेशन इस पे भी अप्लाई करूंगा, सो 2 + 5 + 8 ये हो गया 15। सिमिलरली इस पे 3 + 6 + 9 ये हो गया 18। बाकी दो रोज सेम रहेंगी क्योंकि मैंने ऑपरेशन सिर्फ फर्स्ट रो पे अप्लाई, एलिमेंट्री जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ फर्स्ट रो के लिए कर रहा हूँ, वो वहीं रहेगी 4 5 6 7 8 9। अब जब इस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट लोगे ना वो भी एक्स के इक्वल आएगा, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, सिंपल मैंने एक मैट्रिक्स ली, उसका डिटर्मिनेंट लिया, वो एक्स के इक्वल आया। और अगर मैं उसमें कोई ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, मतलब ये कि मैं अपने मैट्रिक्स को मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, किसी भी कॉलम को या रो को मॉडिफाई कर सकता हूँ, डिटर्मिनेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने R1 को क्या किया, मॉडिफाई किया, उसमें R1 + R2 + R3 किया। अब ये जो नई मैट्रिक्स आई है इसका डिटर्मिनेंट और जो ओरिजिनल मैट्रिक्स की मैट्रिक्स थी उसका डिटर्मिनेंट इक्वल होगा। तो सिमिलर लाजमी नहीं है कि तीनों रोज को ऐड किया। आप लेट्स सपोज ये ऑपरेशन परफॉर्म आप ट्राई कर लो, आप ये R2 के लिए ऑपरेशन कर लो, मतलब इसमें अगर आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करो R2 = R1 + R2 + R3 तब भी सेम रहेगा। या फिर आप इस तरह कर लो, आप खाली दो रोज को ऐड करवा लो, मतलब R1 = R1 + R2, दो रोज ऐड करवा लो तब भी डिटर्मिनेंट सेम रहेगा। या फिर आप रो 1 में की जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, आप कहते हो जी R1 जो है वो R1 - 3R2 के इक्वल, कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करो आपका जो डिटर्मिनेंट है वो सेम रहेगा। इस तरीके से किस या कॉलम के लिए भी यही सिनेरियो। तो मतलब ये कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट लेते हो और अगर उस मैट्रिक्स की रो या कॉलम को आप मॉडिफाई करते हो
तो जो नया डिटर्मिनेंट आएगा वो उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा। ठीक है, ये इसके इक्वल आएगा। आप एक काम कीजिएगा सब लोग, ये एक मैट्रिक्स यही वाली है, इसका डिटर्मिनेंट लें, देखें क्या आंसर आता है, फिर एक दफा ये ऑपरेशन परफॉर्म करके डिटर्मिनेंट चेक करें, देखिएगा आंसर सेम आएगा। सिमिलरली दूसरी दफा आप इस तरह कर लें कि आप तीनों रोज को ऐड करवा लें, किसी भी एक रो के लिए आप एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म कर लें। लाइक R1 के लिए आपने ये कर दिया R1 प्लस R2। किसी भी तरीके से आप अपने रो या कॉलम को मॉडिफाई करें तो आपका जो डिटर्मिनेंट है आप देखेंगे सेम आएगा। ठीक है, तो ये आप इस प्रॉपर्टी को खुद से जरा देख लीजिएगा कि आप अपने जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की रो या कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हैं, और अगर आप मॉडिफाई करते हैं किसी भी तरीके से आपका जो डिटर्मिनेंट है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, डिटर्मिनेंट सेम आएगा। ठीक है, ये आपकी 6 प्रॉपर्टी थी। और एक लास्ट प्रॉपर्टी, 7th प्रॉपर्टी जो है डिटर्मिनेंट की, 7th प्रॉपर्टी, अगर किसी भी रो या कॉलम के हर एलिमेंट को, ठीक है, बेसिकली डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूँ, कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, मैं नॉन जीरो कांस्टेंट मतलब के जो है, लेट्स सपोज वो के एक कांस्टेंट लिया मैंने विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, 2 क्रॉस 2, 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट क्या आया था मेरे पास, -2 के इक्वल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल R2 जो है उस पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन उसकी कर रहा हूँ। R2 को मैं कहता हूँ 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 3R2। R2 में मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई किया। ये 3K है बेसिकली, ये जो K है नॉन जीरो कांस्टेंट, वो यहाँ मेरे इस केस में अभी मैंने 3 मल्टीप्लाई किया। 4 कर लो, 5 कर लो, 2 कर लो, कुछ भी कर लो। आप किसी भी एक कांस्टेंट से, नॉन जीरो कांस्टेंट से किसी भी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि मैंने R2 के लिए क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ मैं, R2 के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो डिटर्मिनेंट आएगा, मैंने क्या किया यहाँ पे R2 1 2 एज इट इज रहेगी फर्स्ट रो। R2 में मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई 3 किया, सो 3 3 आर 9 एंड 4 3 आर 12। यहाँ पे मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो देखिएगा, वो है 12 माइनस 18 विच इज इक्वल टू -6। तो -6 को मैं ब्रेक करके यूं लिख सकता हूँ 3 इंटू -2। ठीक है, अब ये देखो, ये 3 क्या था, ये k था जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, सो मेरा जो न्यू मैट्रिक्स आया, यानी कि जो मेरा न्यू डिटर्मिनेंट आया, जब मैंने एक नॉन जीरो कांस्टेंट के साथ अपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, जो न्यू डिटर्मिनेंट आया वो किसके इक्वल आया, k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो ये 3 क्या है, ये k है, और ये -2 क्या था, उस ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये चीज है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो कांस्टेंट k इज इक्वल टू 0, देन न्यू डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ दैट ओरिजिनल मैट्रिक्स। सो k क्या है, एक नॉन जीरो कांस्टेंट है, मतलब आप ये कॉलम के लिए भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, किसी भी रो के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, 3 क्रॉस 3 है, 4 क्रॉस 4 है, कुछ भी है, आप चेक करो कि आप किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी भी एक नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो। मेरा नॉन जीरो कांस्टेंट क्या था, मैंने R2 को क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। आप R1 को कर लो या किसी और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, जो न्यू डिटर्मिनेंट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दैट ओरिजिनल मैट्रिक्स। k क्या था, वो नॉन जीरो कांस्टेंट था जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो मल्टीप्लाई जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट था उसके इक्वल आएगा। दिस इज द 7th प्रॉपर्टी। दोबारा बता देता हूँ कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम of a determinant is multiplied by a non-zero constant, then the determinant of then the new determinant is equal to that non-zero constant into the determinant of original matrix। ये चीज, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, बेसिकली डिटर्मिनेंट्स की जो कुछ प्रॉपर्टीज रह गई थी, 2 प्रॉपर्टीज, वो हमने यहाँ पे खत्म कर ली हैं। बाकी 5 प्रॉपर्टीज में विद एग्जांपल क्लास में समझा चुका हूँ। ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जो इस लेक्चर में हमने कवर करना है।
वो टॉपिक है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल। अच्छा जी, अब क्रैमर्स रूल जो है वो क्यों यूज होता है? क्रैमर्स रूल बेसिकली, क्रैमर्स रूल जो होता है इट इज यूज्ड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्रैमर्स रूल यूज करते हैं। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि कैसे क्रैमर्स रूल जो है वो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल वी हैव 3 लीनियर इक्वेशंस, मतलब मेरा एक प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें मेरे पास 3 लीनियर इक्वेशन। फॉर मतलब ये मेरे एग्जांपल, मतलब एग्जांपल कर रहा हूं मैं कि मेरे पास 3 लीनियर इक्वेशंस हैं जिनमें 3 वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स क्या क्या हैं? एक्स, वाई एंड जी। ये 3 वेरिएबल्स है मेरे पास और लीनियर इक्वेशंस 3 है। कौन कौन सी? एक्स, एक एग्जांपल के तौर पे कुछ भी हो सकती है, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, एक्स प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 1। ये एक होगी लीनियर इक्वेशन मेरी, ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। सेकेंड है मेरे पास 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 3। ये मेरे पास सेकेंड लीनियर इक्वेशन आ गई। थर्ड है x माइनस 3z इज इक्वल टू 2। ये मेरे पास थर्ड लीनियर इक्वेशन। अब मैंने क्या करना है, मैंने क्रैमर रूल यूज करके इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने से क्या मुराद है, मैंने रूट्स निकालने हैं। रूट्स क्या मतलब, मैंने फाइनल सोल्यूशन निकालना है, यानी मैंने बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो तीनों, y की वैल्यू क्या होगी कि ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो, और z की वैल्यू क्या होगी। मतलब मैंने रूट्स निकालने हैं, मैंने x y z की वैल्यूज निकालनी है। क्या निकालना है जी? मैंने x y और z निकालना है, रूट्स निकालने हैं। मतलब मुझे ये चाहिए कि x y और z, इनका आंसर क्या है। ठीक है, ये चीज मुझे पता करनी है। और यूज क्या करना है? क्रैमर रूल। और भी बहुत से मेथड्स हैं सॉल्व करने के लिए इन इक्वेशन को, और रूट्स निकालना किसी भी मेथड से। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन मेरा जो मेन टॉपिक है आज का वो है यूजिंग क्रैमर्स रूल। हमने इस इक्वेशन को, इस लीनियर इक्वेशन जो 3 गिवन है, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, और इस लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल हैं, एक्स वाई एंड जी, और मैंने रूट्स निकालने हैं। ठीक है, एक्स वाई जी की वैल्यूज निकालनी है। सो फर्स्ट स्टेप क्या है क्रैमर रूल करते हुए? फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज टू मेक अ मैट्रिक्स। ठीक है, आपने सबसे पहले मैट्रिक्स बनानी है। तो पहली जो मैट्रिक्स बनाएंगे वो मैट्रिक्स क्या होगी? वो एक्स वाई और जी के कोफिशिएंट्स जो होंगे उनकी मैट्रिक्स बनेगी। तो अब फॉर एग्जांपल कोफिशिएंट क्या होता है, एक दफा दोबारा बता दूं। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 1। तो x के साथ क्या होता है? बेसिकली 1। सो ये जो 1 है, ये जो 2 है और ये जो 3 है, what are these are the coefficient of this algebraic equation. So 1 2 3 क्या है? कोफिशिएंट। ये 1 क्या है? ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये मेरे पास कोफिशिएंट्स है। सो जो पहली मैट्रिक्स, पहले स्टेप में मैंने क्या करना है, मैंने जो है मैट्रिक्स बनानी है। किसकी मैट्रिक्स बनानी है? जो कोफिशिएंट्स होंगे एक्स वाई और जी के, उनकी मैट्रिक्स बनानी है। सो उसको मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स सपोज ए। वो मैट्रिक्स क्या बनेगी मेरे पास? ए। तो मेरे पास 3 इक्वेशंस है, तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बनेगा वो भी, और 3 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स हैं, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी बनेगा 3 क्रॉस। ठीक है, अब पहली इक्वेशन में एक्स के साथ क्या कोफिशिएंट है? 1, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। ठीक है, 1। दूसरे पहली इक्वेशन में
ये फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन। इसमें मेरे पास जो y है, y के साथ कोफिशिएंट क्या है 2, मेरा यहाँ पे आ जाएगा। z के साथ कोफिशिएंट क्या है 4, तो ये आ गया 4। फिर आता हूँ दूसरी इक्वेशन पे। दूसरी इक्वेशन, क्योंकि ये मेरे यहाँ पे मेरी टर्म x के लिए आएंगी, यहाँ पे y के लिए आएंगी और यहाँ पे z के लिए आएंगी, ठीक है। अब आता हूँ कि मेरी सेकंड इक्वेशन में x के साथ कोफिशिएंट क्या था 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर सेकंड इक्वेशन में y के साथ कोफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। देन जो सेकंड इक्वेशन है उसमें z के साथ क्या है कोफिशिएंट 1, -1, ठीक है, ये माइनस का साइन, -1, यहाँ -1 आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन पे आता हूँ, x के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, y क्योंकि है ही नहीं तो इसका मतलब 0, ठीक है। y वाली जो एक्सप्रेशन है वो है ही नहीं। इसके बाद z के साथ क्या है -3। तो आपने ये जो साइन है उसका ख्याल रखना है, उसके बाद देखना है कौन सी एक्सप्रेशन मिसिंग है। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप था टू मेक अ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स किसकी बनानी थी, कोफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड z। तो ये मैंने एक मैट्रिक्स बना ली, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। 3x3, ऑब्वियसली 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, तो मेरे पास मैट्रिक्स भी 3x3 ही की बनेगी। अब जो सेकंड स्टेप होता है मेरे पास, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्रैमर्स रूल का, सेकंड स्टेप इज टू मेक अनदर मैट्रिक्स। अब सेकंड स्टेप में हम एक और मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, जो कि जिसको मैं नाम देता हूँ बी। वो मैट्रिक्स बनेगी जो बाकी आपके पास उस इक्वेशन के कांस्टेंट होंगे उनकी। अब मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है, ये 1, तो ये 1 आ गया पहले फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है 3, तो ये 3 आ जाएगा यहाँ। और थर्ड इक्वेशन में मेरे पास कांस्टेंट क्या है 2, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ। ये मेरी एक मैट्रिक्स बना, ठीक है। तो जो सेकंड मैट्रिक्स होगी दैट विल बी योर कांस्टेंट्स, कांस्टेंट टर्म्स की मैट्रिक्स होगी। तो कांस्टेंट टर्म्स क्या क्या थी, 1 फर्स्ट इक्वेशन की 1 ये आ गई, सेकंड इक्वेशन की 3 ये आ गई, और थर्ड इक्वेशन की 2 ये आ गई। तो आपने फर्स्ट स्टेप में मैट्रिक्स बनानी है जो कि कोफिशिएंट्स होंगे एक्स, वाई और जी के, और जो सेकंड स्टेप है उसमें मैट्रिक्स बनानी है जो कि आपके जो कांस्टेंट थे, ठीक है, कांस्टेंट जो थी, जो टर्म्स थी, उनकी मैट्रिक्स बनानी है। तो आपने ये दो काम सबसे पहले करने हैं क्रैमर्स रूल में। फर्स्ट स्टेप में क्या किया आपने, ये मैट्रिक्स बनाई कोफिशिएंट जो थे वेरिएबल्स के उनकी, और सेकंड स्टेप में जो आपकी कांस्टेंट टर्म्स थी इक्वेशन जो गिवन है क्वेश्चन में, उसकी मैट्रिक्स बनानी है। ये दो काम हो गए, अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, ये मैं इरेज कर रहा हूँ सारा, ठीक है, बल्कि मैं ये वाला पोर्शन इरेज कर देता हूँ। अब मैं साइड पे कर रहा हूँ, ये लिखा रहे। अच्छा जी, अब इस साइड पे आ गए। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है आपका क्रैमर्स रूल में। थर्ड स्टेप है, इट इज टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये जो आपकी मैट्रिक्स ए थी, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना। कौन सी मैट्रिक्स का, जिसके आपने जो आपने एक्स वाई जी के कोफिशिएंट्स की जो मैट्रिक्स बनाई थी, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना। तो ये जो मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अच्छा, आप डेल्टा यूज करो जब आपके पास एक ही मैट्रिक्स हो। अगर आपके पास ज्यादा मैट्रिक्स हैं तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए आप डीईटी लिख के आगे ब्रैकेट में जो मैट्रिक्स का बेसिकली जिस नाम से आप शो कर रहे हो, जिस वेरिएबल से, आप वो वेरिएबल लिख लो। तो क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट लेना है मैट्रिक्स ए का, तो हम मैंने क्या लिख दिया, डीईटी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब आपने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है, इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, एक दफा रिवीजन भी हो जाएगी जिनको नहीं पता अभी तक डिटर्मिनेंट लेने का। 1 2 4 2 3 -1 1 0 -3, ये मैट्रिक्स थी, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो सबसे पहले
क्या करूंगा, डिटर्मिनेंट लेना है। अच्छा, इसमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप डिटर्मिनेंट जब लो 3x3 या उससे ज्यादा ऑर्डर की, तो आप कॉलम वाइज भी ले सकते हो, रो वाइज भी ले सकते हो, ये आप पे, आप जिस तरह मर्जी करो। मैं जो कन्वेंशन है उसी को लेके चलता हूँ, मैं जो है रो वाइज डिटर्मिनेंट लेता हूँ। मतलब डिटर्मिनेंट जो ले रहा हूँ वो अक्रॉस R1 ले रहा हूँ, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन का ख्याल रखना है। तो साइन कन्वेंशन मैंने बताई थी कि जो आपने बेसिकली I+J करना है, जो ऑर्डर है उसका, रो का और कॉलम का, अगर वो ऑर्डर इवन आता है तो आपका वो साइन कन्वेंशन क्या होगी, पॉजिटिव। अगर वो ऑर्डर ऑड आता है तो आपकी साइन कन्वेंशन क्या होगी, नेगेटिव। अब क्योंकि ये वाला जो है 1, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है ना, सो 1+1 क्या हुआ, 2, तो इसके साथ साइन आएगा प्लस, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड एलिमेंट है ये 2, इसका ऑर्डर क्या है, ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, तो क्या आंसर आया, ऑड, तो नेगेटिव साइन आएगा। और ये जो आपका थर्ड है, थर्ड एलिमेंट है R1, इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, आंसर क्या आया, इवन, तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। अगर इवन आंसर आए तो साइन कन्वेंशन क्या है, पॉजिटिव, और अगर ऑड आए तो उसकी साइन कन्वेंशन क्या है, नेगेटिव, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या करना था जी। सबसे पहले मैं ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो है को फैक्टर ले लेता हूँ, मतलब अक्रॉस R1 ले रहा हूँ तो मेरा ये को फैक्टर है ना ये, ठीक है। तो क्या बनेगा, 1 साइन प्लस, क्योंकि मैंने अभी साइन कन्वेंशन बताई है, 1 के साथ प्लस आएगा, ठीक है, 1, और उसका को फैक्टर क्या है, 3 -1 0 -3, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने लॉन्ग इस फर्स्ट एलिमेंट के लिया था, अब सेकंड एलिमेंट के लॉन्ग लूंगा। मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ, ये जो मैंने, यहाँ 2 था। अच्छा जी, अब मैं लॉन्ग ले रहा हूँ इस सेकंड एलिमेंट के, यानी कि इसके लॉन्ग, इस 2 के। तो मेरे पास जो को फैक्टर के लिए बचेगा वो ये बचेगा, ये 2 1 और -1 और -3। सो यहाँ पे आ गया मेरे पास 2। अब साइन कन्वेंशन क्या थी 2 के साथ, माइनस, इसका को फैक्टर क्या है, 2 -1 1 एंड -3, ये आ गया मैट्रिक्स का सूत्र। अब नेक्स्ट मेरी जो थर्ड टर्म थी, अब मेरी जो थर्ड टर्म थी R1 की, उसके लॉन्ग मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ ना, मैं R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो मेरी जो थर्ड बेसिकली जो एलिमेंट था वो था ये 4। अब मैंने अपने थर्ड एलिमेंट के लॉन्ग ले लिए, इसके लॉन्ग। सो अब 4 जो है, 4 के साथ साइन कन्वेंशन क्या थी, पॉजिटिव। अभी बताइए इसका को फैक्टर क्या होगा, इसका को फैक्टर ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 1, ठीक है। मैंने किसके लॉन्ग एक्सपेंड किया है, आई बेसिकली एक्सपेंडेड अलोंग R1। आप R2 के लॉन्ग एक्सपेंड कर लो, R3 के लॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि R3 में एक एलिमेंट 0 आ रहा है। C1 के लॉन्ग एक्सपेंड करो, C2 के लॉन्ग करो, C3 के, कोई मसला नहीं। लेकिन आपने ख्याल रखना है साइन का, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा, उस एलिमेंट का आप ऑर्डर देख लोगे। बेसिकली वो अगर एलिमेंट जो है उसका जो ऑर्डर है, अगर वो ऑड आता है तो नेगेटिव साइन आएगा उसके साथ, और अगर पॉजिटिव आता है तो उसके साथ क्या आएगा, ये पोजीशन कोफिशिएंट वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया था, ये वही, यही यहाँ पे वही यूज होगा।
यार ये बहुत से लोगों को चीजें पता है, ये उनके लिए मैंने बताई हैं जिनको अभी तक नहीं पता जी डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। अब मैं इस साइड पे आता हूँ। अब इस साइड, अब ये चीज जो है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपने लिखना है कि एक्सपेंडिंग, यहाँ पे एक्सपेंडिंग along R1, क्योंकि मैंने R1 के लॉन्ग एक्सपेंड किए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करता हूँ, 1 एज इट इज आ गया, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय -3, ये आ गया -9। और ये टर्म क्या होगी, 0। ठीक है, आगे आते हैं -2, देन 2 मल्टीप्लाई बाय -3 कितना हो गया, -6, देन -1 मल्टीप्लाई -1 कितना हो गया, वो माइनस वो और वो प्लस हो जाएगा, +1। ठीक है, उसके बाद ये +4, 2 मल्टीप्लाई 0 कितना हो गया, 0, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -0 माइनस, इसको सॉल्व करो क्या बनता है, ऊपर आ गया -9 इसका। ठीक है, फिर आ गया ये -2 है, -6 + 1 -5 हो गया, और ये मल्टीप्लाई -2 के साथ हुआ तो +10 आ गया। ये -3 मल्टीप्लाई 4 क्या हो गया, -12। मेरे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया, मेरे पास जो डिटर्मिनेंट आ गया इस ए मैट्रिक्स का, किसके इक्वल आ गया, -11 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो मेरे पास थर्ड स्टेप क्या था, मेरा जो थर्ड स्टेप था वो डिटर्मिनेंट निकालना था मैट्रिक्स ए का। ठीक है, स्टेप वाइज आपने जब सॉल्व करोगे स्टेप वाइज करना है। फर्स्ट स्टेप में आपने मैट्रिक्स बना ली, मैट्रिक्स ए जो के जो आपके वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जी, उनके कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बनेगी। सेकंड स्टेप में आपने जो कांस्टेंट टर्म्स है उनकी मैट्रिक्स बना ली। थर्ड स्टेप में आपने जो आपने मैट्रिक्स ए बनाई थी उसका डिटर्मिनेंट निकाल ली। तो आप ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। अब जो आते हैं हमारा जो फोर्थ स्टेप है, इसको जरा गौर से देखना है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। और ये हमारा लास्ट स्टेप होगा। अब हमने क्या फाइंड करना था, बेसिकली क्रैमर्स रूल यूज करके हमने ये इक्वेशन जो थी तीनों उनको सॉल्व करना था, और एक्स वाई जी की वैल्यूज फाइंड करनी थी, रूट्स निकालने थे वेरिएबल्स के। तो अब हमारा फोर्थ जो लास्ट स्टेप है वो इसी से रिलेटेड है। अब मैं आता हूँ, मैं ये सारा जो है इरेज करता हूँ, बल्कि हाँ सारी ड्राइंग इरेज करता हूँ, ये इससे आगे नेक्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ये था क्रैमर्स रूल। अच्छा, अब मेरा जो लास्ट स्टेप है, इट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी। अब सबसे पहले आता हूँ, मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो मेरे पास डिटर्मिनेंट आया था मैट्रिक्स ए का, वो इक्वल आया था -11 के। ठीक है, ये भी जो मैंने रिसेंटली थर्ड स्टेप में निकाला है। अब टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, अब एक्स की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। ठीक है, यू विल हैव टू मेक अनदर मैट्रिक्स एंड डिवाइड दैट मैट्रिक्स विद द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। कैसे, सिंपल है। मैं पहले यहाँ पे ना, यहाँ पे समझाने के लिए मैट्रिक्स लिख देता हूँ, जो मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी, इधर साइड पे लिख रहा हूँ। मेरी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी ए क्या बनी थी, आप जब रजिस्टर पे लिख रहे होगे उसको देख लीजिएगा, 1 2 4 2 3 -1 1 0 -3।
ये मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी। अब मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मेरा फोर्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, हम एक्स की, वाई की एंड जी की वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे? एक्स इज इक्वल टू कैसे होगा जरा देखिएगा। एक्स जो है, आपने क्या करना है, एक्स के लिए मैंने पहले भी बताया था जब मैट्रिक्स बना रहे थे, ये जो वैल्यूज है सारी यहाँ पे एक्स की हैं, ये जो कॉलम है ये वाला वाई वैल्यू वाई के लिए, और ये जो थर्ड है ये जेड के लिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ। आपने क्या करना है, सिंपल, जो ये वाला फर्स्ट आपके पास जो कॉलम है C1, इसको आपने रिप्लेस कर देना है मैट्रिक्स बी से। आपकी अगर याद हो आपको, मैट्रिक्स बी भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमने जो मैट्रिक्स बी बनाई थी वो क्या बनाई थी, 1 3 2। तो आपने जो मैट्रिक्स ए ओरिजिनल थी उसके फर्स्ट कॉलम को इससे रिप्लेस कर देना। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम की जगह मैं लिख दूंगा 1 3 2, यानी इसकी जगह आपने क्या लिख दिया, 1 3 2। बाकी जो दो कॉलम्स है वो सेम रहेंगे। बाकी ये वाला जो कॉलम था 2 3 0, ये एज इट इज आएगा 2 3 0 एक्स के लिए, और थर्ड जो कॉलम है वो भी एज इट इज आएगा 4 -1 -3। अच्छा, इसको आपने डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, वो किसके इक्वल था, -11 के इक्वल। एक दफा दोबारा बता देता हूँ, आपने बेसिकली किया क्या है, आपने ये किया है, आपकी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी ना ए, आपने एक्स की जब वैल्यू फाइंड करनी है, ये चीज याद रखनी है आपने, जब आपने एक्स के लिए सॉल्व करना है, आपने जो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए थी उसके फर्स्ट कॉलम को मैट्रिक्स बी से रिप्लेस कर देना। वही मैंने किया, इसके फर्स्ट कॉलम को मैट्रिक्स बी से रिप्लेस कर दिया। बाकी जो दो कॉलम हैं, ये वाला वो सेम रहेगा और ये वाला ये सेम, वो डिवाइड कर दिया माइनस इससे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। वाई के लिए क्या करोगे, यही काम करोगे, वाई के लिए आप सेकंड कॉलम को इससे रिप्लेस करोगे, बाकी दो कॉलम सेम रहेंगे। अभी आगे करेंगे, इसको भी देखते हैं। जेड के लिए आप थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दोगे इससे, और बाकी दो कॉलम सेम रहेंगे, और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए करना है आप। अब एक्स के लिए ये काम किया, ठीक है, क्या किया कि इन रिप्लेस ऑफ कॉलम 1 आपने जो मैट्रिक्स बी थी वो इसमें इंसर्ट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, यहाँ पे आपने मैट्रिक्स नहीं, यहाँ पे आपने डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है, यहाँ पे आपने डिटर्मिनेंट लेना है, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय -11। तो आप सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो और डिवाइडेड बाय -11 कर लो। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे निकाल लेते हैं वही चीज, अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ये फर्स्ट एलिमेंट 1 है, साइन इसके साथ प्लस आता है, ठीक है, इसका को फैक्टर क्या होगा ये, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -9 + 0, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है, एक्सपेंड कर रहा हूँ अलोंग R1 एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड एलिमेंट है, इसके साथ साइन क्या आएगा, +2, इसका को फैक्टर क्या होगा, ये 3/2 और -1 -3, ठीक है, तो ये क्या होगा, 3 3 9 -9, ठीक है, -9 और +2 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये क्या आ गया, -9 + 2। उसके बाद थर्ड एलिमेंट क्या था, 4, इसके साथ साइन आएगा माइनस, सो -4, इसका को फैक्टर क्या होगा, ये और ये, सो 3 0 0 और -6, ठीक है, और ये ओवरऑल डिवाइडेड बाय -11 आएगा, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय -11, इसका डिटर्मिनेंट ये निकाल लियो, डिवाइडेड बाय -11 एज इट इज आ गया। अब ये काम मैं इधर आगे कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे लिखा रहने देते हैं,
ये काम मैं इधर कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, x इज इक्वल टू ये -9, ये हो जाएगा 2 इंटू -7 -14, ये चीज, और ये जो नीचे थी ये वाली चीज ये हो जाएगी -4 इंटू -6 -24 डिवाइडेड बाय -11। तो ये ओवरऑल ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा -9 -14 -24, ये +14, ठीक है, ये +14, ये यहाँ पे -2 आता है, इस यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पे -2 आएगा, ठीक है, ये -2 आएगा, ये -2 आएगा प्लस में, तो ये +14 बनेगा। तो इसको जब -9 +14 -24 ये इक्वल हो गया 19 के, ठीक है, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 19, इसकी जगह क्या आ जाएगा 19। x मेरे पास किसके इक्वल आ गया, -19 डिवाइडेड बाय -19, ये -19 आया था, सो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया +19 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 19 डिवाइडेड बाय 11। यही काम हमने करना है y के लिए और z के लिए। अब आते हैं, इसको मैं रेस करता हूँ, y के लिए यही काम करते हैं। साइड पे लिख देते हैं। वो क्या था जी, डिटर्मिनेंट ऑफ, ये मेरे पास किसके इक्वल था, -11 के इक्वल था, ये साइड पे लिख रहा हूँ ताकि समझ आए साथ साथ। अच्छा, अब आते हैं y के लिए, हमने वही काम करना है जो x के लिए किया था। अब x के लिए हमने फर्स्ट कॉलम को जो मैट्रिक्स b है उससे रिप्लेस किया था। अब बेसिकली मैट्रिक्स मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे इसको वेक्टर कहना चाहिए, मैंने बताया था डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड मैट्रिक्स। अब y के लिए क्या करूंगा, ये जो मैट्रिक्स a की का जो सेकंड कॉलम था उसको रिप्लेस कर दूंगा मैट्रिक्स b से। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज आएगा 1 2 1, बेसिकली यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन है। तो मेरे पास ये जो कॉलम है इससे रिप्लेस हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। सो यहाँ पे आएगा 1 2 1 एज इट इज, ये चीज, और थर्ड भी एज इट इज आएगी, ये 4 -1 और -3। तो सेकंड जो कॉलम था उसकी जगह क्या आ जाएगा 1 3 2 डिवाइडेड बाय वही डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो किसके इक्वल था -11। आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, y किसके इक्वल आएगा। अब फर्स्ट मैं इसको भी एक्सपेंड कर रहा हूँ अलोंग R1, ठीक है, तो 1 के साथ साइन पॉजिटिव, इसका कोफैक्टर क्या होगा ये, ठीक है, 3 -1 2 -3, तो यहाँ आ जाएगा 3 -1 2 -3, ठीक है। फिर ये वाला एलिमेंट इसके साथ साइन आएगा माइनस, ठीक है, इसका कोफैक्टर क्या होगा ये 2 1 और -1 -3, तो यहाँ आ जाएगा -1 2 -1 1 -3। फिर ये वाला एलिमेंट और इसका कोफैक्टर ये, उसके साथ साइन क्या आएगा +4 2 3 1 2। तो इसको जब सॉल्व करोगे, अब मैं ओवरऑल डिटेल में नहीं जा रहा। अच्छा, ये डिवाइडेड बाय क्या होगा -11, क्योंकि ये तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया ना, डिवाइड बाय -11 भी। तो जब इस ओवरऑल को सॉल्व करोगे आप, अब क्योंकि x का मैं बता चुका हूँ, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास इसका आंसर आएगा -2 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है, -2 डिवाइडेड बाय 11, ये बाय आ गया। अब हमने लास्ट
हमारा जो बेसिकली जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो z, तो यही काम हम z के लिए करेंगे। अच्छा, z के केस में क्या होगा जी, डिटर्मिनेंट ऑफ, अब मैट्रिक्स ए का जो थर्ड कॉलम है वो इससे रिप्लेस होगा 1 3 2 से। तो थर्ड कॉलम की जगह मैं लिखने लगा हूँ 1 3 2। बाकी जो दो कॉलम्स हैं वो सेम रहेंगे, 1 2 1 2 3 0। और डिवाइड किसे करूंगा, ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से -11। ठीक है, तो x के लिए इसको फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है b से, y के लिए सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है मैट्रिक्स b से, और z के लिए थर्ड कॉलम जो है मैट्रिक्स a का उसको रिप्लेस करना है। और डिवाइड किससे कराना है, -11। और डिटर्मिनेंट का साइन आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का साइन आएगा, ये मैट्रिक्स का लेकिन यहाँ डिटर्मिनेंट का साइन आएगा। सिमिलरली z का जो बेसिकली आंसर आएगा इसी तरीके से करेंगे कि मैं एक्सपेंड करता हूँ इसको अबाउट r1। फर्स्ट है तो प्लस इसका को फैक्टर ये, तो ये आ जाएगा 3302। सेकंड इसके साथ साइन आएगा -2 का। ठीक है, इसका को फैक्टर क्या है इसका, ये और ये। ठीक है, तो क्या आ गया 2 1 3 2। थर्ड एलिमेंट है ये 1, इसके साथ साइन आएगा +1 का। इसका को फैक्टर क्या है, ये और ये 2 1, डिवाइडेड बाय ये किससे होगा, -11 से, क्योंकि ये तो इसका आ गया ना, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूँ डिवाइड बाय -11। तो सिमिलरली जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा ये अब आपने सॉल्व करना है, -1 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यूजिंग क्रेमर्स रूल x y और z जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो हमने फाइंड भी यही करना था। तो मेरे पास क्या वैल्यू आई, तो फाइनल रूट्स मैंने लिखने हैं। अब एंड पे ये जब काम कर लेंगे सारा तो आपने लिखना है रूट्स आर x y और z, ये निकालना था ना। x किसके इक्वल है, फर्स्ट जो होता है वो फॉर x कॉमा, सेकंड z के लिए y के लिए -2 डिवाइडेड बाय 11, और थर्ड z के लिए -1 डिवाइडेड बाय 11। ये मेरे पास हो गया। मैंने बताया था जो क्रेमर्स रूल होता है वो यूज होता है टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। तो हमने यूजिंग क्रेमर्स रूल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया, और जो वेरिएबल्स थे मेरे x y और z, उन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड की है। अब वो जो आपके पास तीन इक्वेशंस थी ना, ये चीज जरा देख लो, एक्स वाई जी की वैल्यूज का मतलब क्या है। आपके पास वो जो स्टार्ट में क्वेश्चन में तीन इक्वेशंस थे, कौन कौन सी, वो जो थी x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 1, फर्स्ट इक्वेशन ये थी। सेकंड थी 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 3, x माइनस 3z इज इक्वल टू 2। क्या करो आप x y और z की ये जो वैल्यूज हैं वो इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन के लिए को चेक करने के लिए आप चेक करना चाहते हो कि आपके जो रूट्स हैं वो ठीक आए या नहीं। आप ये x y z की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो। यहाँ पे लेट्स सपोज इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, x की जगह आपने यहाँ पे पुट कर लिया 19 डिवाइडेड बाई 11, प्लस 2 इंटू वाई की जगह पुट किया -2 डिवाइडेड बाई 11, प्लस 4 इंटू जेड की जगह पुट किया -1 डिवाइडेड बाई 11। ये जो इसका आंसर आएगा वो इक्वल आएगा 1 के। ठीक है, उसकी राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। तो आपका अगर ये चेक ओके आता है तो इसका मतलब आपने ये जो एक्स वाई और जी के रूट्स निकाले हैं वो बिल्कुल करेक्ट निकाले हैं। तो ये था क्रैमर्स रूल टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। सो क्रैमर्स रूल के जो 4 स्टेप्स बताए हैं उन स्टेप्स को फॉलो करना है, उनको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में भी, कि कोई भी इक्वेशन दे दी जाएंगी और कह दिया जाएगा कि इसको क्रैमर्स रूल के थ्रू सॉल्व करो। तो क्रैमर रूल क्यों यूज हो रहा है, क्रैमर रूल बेसिकली रूट्स फाइंड करने के लिए यूज हो रहा है।
ठीक है, जो आपकी इक्वेशन थी उसमें जितने वेरिएबल्स हैं उनके रूट्स फाइंड करने के लिए क्रैमर्स रूल यूज कर रहा है। सो यूजिंग क्रैमर्स रूल यू कैन सॉल्व लीनियर इक्वेशन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये क्रैमर्स रूल खत्म हो गया है, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी आए। इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। असाइनमेंट के भी मैं क्वेश्चंस दूंगा, उसमें भी मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो क्रैमर्स रूल से आपने सॉल्व करने हैं। और आपको मैंने जो बुक बताई है लीनियर अलजेब्रा एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, डेविड सीले की बुक जो है, उसी में से आप प्रैक्टिस करें। उसमें आपके यही चैप्टर्स बने हुए हैं। डिटर्मिनेंट का एक अलग चैप्टर है, ठीक है। इसके अलावा और जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो आप, वेक्टर स्पेस पढ़ चुके हो, सब स्पेस पढ़ चुके हो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ चुके हो, और जो भी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उनके अलग अलग चैप्टर्स हैं। आपने उन चैप्टर्स में से मजीद जो भी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करने हैं उस चैप्टर में से होंगे। वो बुक मैं शेयर कर चुका हूँ, ठीक है, उसी बुक को फॉलो करो। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है इनवर्स ऑफ, अच्छा डिटर्मिनेंट वाला टॉपिक हमारा हुआ खत्म। अब आते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, जब भी ये कहा जाता है ना इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका मतलब होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, अब क्वेश्चन सबसे पहले मल्टीप्लिकेट मैट्रिक्स पे आने से पहले हम बात करते हैं सिंपल जो आपके पास नंबर्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। सो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं, मल्टी, सिंपल बात कर रहा हूँ, अभी मैट्रिक्स पे नहीं आ रहा। मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कोई भी एक नंबर है, लेट्स सपोज नंबर है ए, ठीक है। सो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा इस नंबर ए का वो होगा ए इनवर्स वन, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/a। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लो तो क्या किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए कि वो नंबर मल्टीप्लाई बाय उसका इनवर्स, या फिर उस नंबर का इनवर्स मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर, इट शुड बी इक्वल टू 1। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। व्हेन वी राइट अ नंबर टू द बेसिकली टू द नेगेटिव पावर 1, या 1/a कह लो उसको, एक ए नंबर लिया उसको हमने लिखा टू द नेगेटिव पावर 1 या फिर 1/a। इसका मतलब ये है कि जब हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसके मल्टीप्लिकेटिव, अच्छा वो वहां पे रह गया, इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू आ गया था। अ, बात कर रहे थे हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने बात की सिंपल, जो मैंने बताया था कि इनवर्स जो होता है मैट्रिक्स का वो बेसिकली उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम बात कर रहे थे कि कोई भी नंबर है ए, ठीक है, उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो होता है ए इनवर्स, यानी नंबर टू द नेगेटिव पावर 1, या फिर उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना इनवर्स को 1/a, ठीक है। तो बेसिकली क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए कि जब उस नंबर को उसके इनवर्स से मैं मल्टीप्लाई करूं या फिर इनवर्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास आंसर 1 आना चाहिए। दैट 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये मैं बात किसकी कर रहा हूँ, ये ओवरऑल ये मैं बात कर रहा हूँ
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, सिंपल, अभी मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे थे। सिंपल दे देता हूँ, लेट्स सपोज नंबर मेरे पास 5 है, तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 5 पावर -1। ठीक है, 5 पावर -1 को मैं लिख सकता हूँ ना 1/5, एक ही बात है। सो 1/5, जब उस 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 1, एंड दैट 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, या फिर मैं दूसरा इस ए इनवर्स इंटू ए करूं, यानी कि 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5 करूं, तब भी आंसर क्या आएगा, 1। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अभी बात कर रहे हैं। तो अब सिमिलरली जिस तरह ये सिंपल जो आपके नंबर्स हैं उनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, और उसका आंसर किसके इक्वल आता है, जब उस नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कराओ, या उसके इनवर्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई कराओ, तो आंसर आता है 1 के इक्वल, एंड 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की। यही कॉन्सेप्ट यूज होता है मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, सो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो जब भी मैं इनवर्स की बात करूं मैट्रिक्स के, तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, पहले तो हम ये देखते हैं कि हम इनवर्स क्यों फाइंड करते हैं। बेसिकली हम मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं कर सकते, किसी भी मैट्रिक के साथ वी कैन नॉट डू डिवीजन, सो दैट्स व्हाई वी यूज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स वही पर्पस परफॉर्म करता है जो कि उसकी बेसिकली डिवीजन परफॉर्म करती है। ठीक है, so we cannot do division with matrix, so we use inverse of a matrix for division. That's why we use multiplicative inverse of a matrix. इसके अलावा अगर आपकी कंप्यूटिंग फील्ड से बात करें तो इनवर्स मैट्रिक्स यूज होता है क्रिप्टोग्राफी में। तो जो क्रिप्टोग्राफी की एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पे आप लेट्स सपोज कोई वॉर है, पहले भी ऐसे होता था कि आपने कोई भी मैसेज जो है उसको एनक्रिप्ट करना है, तो आप क्या करते हो, आप उसको मल्टीप्लाई करते हो मैट्रिक्स के साथ, और उसको इंफॉर्मेशन को डी कोड करने के लिए आपको उसका इनवर्स पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्रिप्टोग्राफी एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है मैट्रिक्स के इनवर्स का, उस मैसेज जो भी आपका मैसेज है उसको एनक्रिप्ट करने के लिए। तो आप उसको क्या करते हो, जो मल्टीप्लाई करते हो जो मैसेज होता है उसको उसके मैट्रिक्स के साथ, तो उसको डी कोड करने के लिए आपको क्या करना होता है, उसका इनवर्स लेना होता है मैट्रिक्स का, तो आपका जो मैसेज होता है वो डी कोड हो जाता है। खैर, ये थी इसकी एक एप्लीकेशन रिलेटेड टू कंप्यूटिंग इन क्रिप्टोग्राफी एप्लीकेशन। अब बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या चीज, है क्या बला। पहली बात ये कि मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स होता है मैट्रिक्स का, दैट इज ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, it is only applicable for square matrix.